बुनियादी शिक्षा। अगर बुनियादी शिक्षा हमारी बेहतर नहीं होगी, बुनियाद हमारी खराब होगी, तो आगे की शिक्षा वास्तव में बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। सर्वमान्य तथ्य है, इस पर गांधी जी से लेकर के जितने आज तक विचारक हैं सबका ये मानना है, हम अभी मानते हैं। बुनियादी शिक्षा जितनी मजबूत होगी, उसकी नींव जितनी मजबूत होगी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उतनी अच्छी होगी। बुनियादी शिक्षा का यह लक्ष्य, वो शिक्षा अब वास्तव में अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर के सामने आ रही है। आज नई शिक्षा नीति एनसीएफ आपके सामने है, राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क, बहुत स्पष्ट कर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि अब आपको पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कह दिया कि हाई स्कूल स्तर पे आपको कला भी, संगीत भी और स्पोर्ट्स भी आवश्यक होंगे, आप कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाएंगे। इसके पीछे जो रीजन है, कारण है, वो एक बहुत समझ की बात है, समझने की जरूरत है कि किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी बच्चे का केवल एक क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आज जो बच्चा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, अभी प्रदीप शुक्ला जी कह रहे थे, हो सकता है इसमें कोई जानी लीवर से बड़ा कलाकार हो जाए, हो सकता है कि वो राजू से ज्यादा बड़ा कलाकार निकल जाए। ये समझने की जरूरत है। अभी तक क्या होता था, शिक्षा का केवल एक आयाम हम देखते थे, पढ़ना है जरूरी है, ठीक है, शिक्षा ज्ञान के लिए होनी चाहिए, होगी, हो रही है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर ये प्रतिभा हो कि हो सकता है वो बहुत बड़ा कलाकार निकल जाए, बहुत बड़ा संगीतकार निकल जाए, बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन निकल जाए, उसकी प्रतिभा पर सम्मान करना, उसको भी देखना होगा। अगर उसकी प्रतिभा उस क्षेत्र में बढ़ रही तो उसको आगे बढ़ाना होगा, निखारना होगा, ये मेरा दायित्व होगा। ये स्कूलों का, हम सभी लोगों का दायित्व बनेगा। हम अगर कुछ करते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ जैसे हमको मान लीजिए आपके आशीर्वाद से, आपके पूरे क्षेत्र के आशीर्वाद से कुछ मिला, मेरा दायित्व बनता है केवल कि नहीं, हम उसको भी दें, समाज को दें, देश को दें, राष्ट्र को दें। ये मेरा दायित्व है, हर व्यक्ति का ये दायित्व है। जो सबसे जरूरी चीज है शिक्षा में, आज एक बड़ा विषय चल रहा है पूरे देश स्तर पर, इस लोग के इसको लेकर के बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन शिक्षा कैसी हो, एक बड़ा विषय है। शिक्षा केवल इसलिए नहीं है कि हमने पढ़ लिया, ज्ञान तीसरा नेत्र है, ये सर्वविदित है। हमारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने इस बात को सार्वभौमिक रूप से सिद्ध कर दिया कि ज्ञान तीसरा नेत्र है। लेकिन वो ज्ञान कैसा हो, एक बहुत बड़ी बात है कि आप अंग्रेजी में किसी भाषा पर नहीं जाता हूं, किसी विषय पर नहीं जाता हूं, लेकिन हमारी सोच क्या है, हमारे भारतीय सांस्कृतिक शैक्षिक परंपरा की सोच क्या है। हम केवल भौतिकवादी नहीं है, हमारा काम केवल इतना है कि मैंने पढ़ लिया, नौकरी कर लिया और अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया, केवल ये मेरा दायित्व नहीं। अगर हम पढ़े हैं, कुछ किए हैं, तो समाज को देने के लिए पैदा हुए हैं, उसका भी मेरा दायित्व। ये भारत की संस्कृति कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्थापित है, ये हमारी ग्रंथों में कहा गया, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या जो है मुक्ति का साधन है। मुक्ति से मतलब मोक्ष का नहीं है, यहाँ पे मुक्ति से मतलब जितने भी बुराइयां हैं उनसे मुक्ति का। ये हो सकता है अगर आपने शिक्षा ग्रहण किया। अगर हम किसी के साथ अन्याय करने के लिए खड़े हो गए तो मैं समझता हूं मैं शिक्षित नहीं हूं, शिक्षित नहीं होना चाहिए मुझे, और ये कहना चाहिए कि नहीं, शिक्षा जो है इसलिए है कि हमको दूसरों का सम्मान, बड़ों का आदर, अपने माँ बाप का आदर सम्मान करना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जो लोग बैठे इधर भी उधर भी, कि आज सबसे ज्यादा अपने बच्चे को सिखाने की जरूरत है। अगर आपको सच में बहुत अच्छा करना है, अपने बच्चे के साथ न्याय करना है, उसको बहुत अच्छी जगह पहुंचाना है, तो उसको सिखाना होगा कि मेरे प्रति भी आपका सम्मान होना चाहिए, आपसे जो बड़े हैं उनके प्रति भी आपको सम्मान करना सिखाना होगा। तब बच्चा आपका समाज के लिए उपयोगी होगा, समाज के लिए कुछ कर पाएगा। मानवता अगर उसमें नहीं है, उसमें अगर ह्यूमैनिटी नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि अगर उसकी पीड़ा को हम नहीं समझते हैं। हमारे सामने कोई पढ़ा हुआ है, हम पढ़ करके एमए कर लिया, पीएचडी मैंने कर लिया, डॉक्टरेट ले लिया, डिलीट कर लिया, सामने कोई पढ़ा हुआ है, वो करा रहा है, उसकी पीड़ा को मैं नहीं समझ सकता, मेरी शिक्षा व्यर्थ है, मुझे वैसा शिक्षा नहीं लेना। इसलिए जरूरत है इस बात की कि दूसरे की पीड़ा को समझें, दूसरे का सम्मान करना सीखें। यह संस्कार है, यह हमारी शैक्षिक परंपरा है। हमने कभी नहीं कहा कि हम अपने लिए शिक्षा लेते हैं। ये हिंदुस्तान पहला देश है जिसने ये कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पहला उद्घोष है, हिंदुस्तान का उद्घोष है, और किसी देश में आपको नहीं मिले। पूरे वसुंधरा को, पूरे देश को
धरती पर जितने प्राणी मात्र हैं सबको अपना मानता है। ये हिंदुस्तान की सांस्कृतिक परंपरा है। इसके अलावा पराई किसी संस्कृति में अगर एक दृष्टांत मिल जाए, विश्व के किसी भी संस्कृति में, पूरी चुनौती से मैं कहता हूं, इसका एक दूसरा दृष्टांत किसी और संस्कृति में नहीं मिलेगा। वह केवल मिलेगा तो केवल भारत की संस्कृति में मिलेगा। इसलिए जिस संस्कृति से, जिस ऐतिहासिक गौरव से हम जी रहे हैं, वो हमको अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना होगा। और अगर हमने इसमें कोई कोताही करी तो आगे अच्छा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं रहे। आप देखे होंगे कि जिन्होंने अपनी माँ बाप की सेवा किया है, बहुत मोटी बात मैं कह रहा हूँ, उनके बच्चे जरूर सेवा किए हैं। इसका कोई एक्सेप्शन आप बात नहीं मिलता है। जिन लोगों ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, जिन्होंने उनका अपमान किया, उनका लड़का भी अपमान किया, इसका भी अपवाद नहीं है, पूरा एक भी अपवाद नहीं। इसका सर्वे करा लीजिए, मैं पूरे दावे से कहता हूँ, उसका सर्वे करा लीजिए। तो जिन्होंने सम्मान किया उनका सम्मान होगा। हम सम्मान देंगे, आपको सम्मान मिलेगा। हमको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि नहीं हमने कर लिया तो बस कर लिया। हमको सिखाना होगा। माताएं बैठी हुई हैं, आप सब, मेरा आग्रह है कि अपने बच्चे को एकदम बिल्कुल यही बच्चा घर से निकले उसको बताने की जरूरत है, बेटा जो बड़ा है आपका उसका सम्मान करिए, सीखिए। एक व्यक्ति बनना अलग है और एक बहुत बड़ा विद्वान बनना अलग है। दोनों का जब तालमेल होता है, एक व्यक्ति भी अच्छा हो जाए और बहुत विद्वान भी हो जाए, तब वो जो है कहा जाता है इसी की सोने में सुगंध हो गई। इसी को कहते हैं सोने में सुगंध हो गई। मुझे सोचना होगा, इस पे विचार करना होगा गंभीरता से। ये जो आगे वाली पीढ़ी उनको ये बताना होगा, क्योंकि अब जो समय है वो विकास का है। हर को विकास करना हो। आबादी आपकी जो है इसके हिसाब से हर व्यक्ति को अपने ढंग से अपने को रोजगार देना होगा। आज जो सबसे बड़ी चर्चा है इस बात को लेके वो ये है कि व्यावसायिक शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा से मतलब है कि जो बच्चा सीखे से इलेक्ट्रिसिटी का काम है और जो भी ऐसे काम हैं जो समाज में हमको उपयोग दे, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो बच्चा सीखेगा, सीख करके हम काम कर लेगा, उसको रोजगार, स्वयं रोजगार मिल जाएगा। अलग से रोजगार की जरूरत उसको ऐसा नहीं हर आदमी को रोजगार दे सकते। रोजगार तो स्वयं उत्पन्न करना होगा, अपने कौशल से, अपने हुनर से आपको रोजगार पैदा करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास हुनर है तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे रोजगार कर सकते हैं। उसके लिए हुनर होना चाहिए, वो हुनर पैदा करना होगा। इस पे बल दिया जा रहा है कि आज हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारी अगर प्रतिबद्धता होगी तो हम करके दिखाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता दो तरह की हो सकती है। मैं इस पे इसलिए आपके सामने, क्योंकि सारी चीजें आपके आशीर्वाद से हैं, इस पे बहुत जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताऊं, परीक्षा कराई, इसको मैंने सिद्ध किया, संकल्प जो था हमारा पूरा किया। ये आपका आशीर्वाद था। आप सभी लोग जो बैठे हो, आप लोगों का आशीर्वाद। आप उठा के रिकॉर्ड देखिए, 40-45 साल में हम लोग लगातार देख रहे हैं, कभी पेपर आउट हो रहा है, कभी रंग ओपनिंग हो रही, कभी नकल की बौछार हो रही, किताबें ऊपर फेंकी जा रही। ये दृढ़ता थी, शासन की प्रतिबद्धता थी। हमने उसको साबित किया कि नहीं, नकल नहीं होगी, पेपर नहीं आउट होगा, रंग ओपनिंग नहीं होगी। ये तय कर दिया हमने और रास्ता तय कर दिया। आज हुआ और ये कहा सबके सामने। तो ये अंतर आया। हमने तय किया कि नहीं होगा। नकल आप करा के क्या करेंगे? नकल करा के ही इंटर करा देंगे, बेरोजगारी पैदा करेंगे। लेकिन अगर हुनर से अपने जाएगा तो आपके सामने कुछ करके लाए। दूसरा, एक बच्चा जो अपने मन से पढ़ता है, 90% का बच्चा है, वो 90% पा सकता है। नकल करा के उसको भी उसके बगल खड़ा कर दिया, उसकी प्रतिभा का भी हनन हो गया। तो दो तरफा लड़ाई हो रही है, दो तरफा हम उससे जूझ रहे हैं। उस प्रतिभा का भी नुकसान कर रहे हैं, इस बच्चे का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए रोकना जरूरी था और रुकी। नकल रुकी, पेपर का आउट होना रुका, रंग ओपनिंग रुकी, और ये सब केवल आपकी कृपा से, शासन की दृढ़ता से, भगवान की कृपा से हुआ। तो मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज जो समय है इसके युगानुरूप, समय के अनुरूप, समय के अनुकूल अगर हम आपको नहीं चलेंगे तो हम आगे बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। आज यहाँ के जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई बहुत बड़े स्टेज पर जाए, हो सकता है देश में बहुत बड़े पद पर जाए। इसलिए इनकी जो आज इनका जो परफॉर्मेंस है, ये आज केवल नहीं है, आज पर सीमित नहीं है, ये भविष्य भी नहीं है। तो ये कि बच्चे को सिखाया कैसे सिखाया जाए, क्योंकि बच्चा जो बेसिक स्तर पे आता है, हम तो जो बच्चा भी आपको परफॉर्म करे, इस उम्र में मैं स्टेज पर जा ही नहीं सकता था। मैं खुद अपने को कह रहा हूँ मैं नहीं स्टेज पर जा सकता, लेकिन आज बच्चा उस स्टेज पर आ रहा। ये युग का परिवर्तन है, समय का परिवर्तन है। तो दो बातें हैं कि युगानुरूप अपने को ढालना होगा, अपनी पढ़ाई को अपडेट करना होगा। कैसे हम पढ़ाएं? आज टेक्निक जो है, तकनीक बहुत ऊपर पहुंच चुकी है।
आज आप देखेंगे कि सारे उसके जो है जर्नल्स पर आपके किताबें हैं, अपलोड हैं। कैसे बच्चे को हम सिखा सकते हैं, बेहतर सीख सकता है, उसको सिखाने की जरूरत है, उस तकनीक को हमको लेने की जरूरत है। हम अगर यथास्थितिवादी हो गए, बहुत बार होता नहीं कि हम तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, इससे देश नहीं चलता है। जो चल रहा है उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं, ये हमको सोचने की जरूरत है। जो हो रहा है वो चल रहा है, उसको कैसे बेहतर कर दें। आज कैसे शिक्षा जो जिले में अपना कंपटीशन, अपने को कंपटीशन में साबित कर सके। जैसे हम सभी लोग पढ़े जाते थे तो पहले कुछ नहीं पता, पहले ककारा शुरू किया, 1 2 3 शुरू किया, तो 1 2 3 पहले 1 2 3 2 के पहाड़े शुरू हुए। उस समय आपके मन मस्तिष्क में केवल इतना होता है हम स्कूल जा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम सीखेंगे। आपने क्या सिखाया है, उस मन पर क्या आपने प्रभाव डाला है, यही पूरे जीवन भर एक शिक्षक के रूप में वो याद करेगा। इस बात को हमारी हमेशा याद रखिएगा। जो बच्चे के मन मस्तिष्क पर आप बुनियादी तौर पर, बेसिक स्तर पर जो उसके मन मस्तिष्क में डाल देंगे, वही वो पूरे जीवन भर याद करेगा कि ये हमको पढ़ाया गया था, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, क्या उस वक्त ध्यान में रहेगा। अपने परिवार को भूल सकता है, लेकिन एक अच्छे गुरु को कोई नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता है। और बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, पैर सब 2 ही लोगों का श्रद्धा से लोग छूते हैं, अगर अच्छे संस्कारवान लोग हैं। एक अपने माँ बाप, दूसरा अपने गुरु का। शेष जो छूते हैं नकल के, वो तो बस केवल ऐसे चल रहा है, चलो ठीक है ये भी कर लेना। लेकिन सच में गुरु का सम्मान जो है वो बहुत बड़ा है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में, पढ़ाते समय भी ध्यान रखना हो। जब आप पढ़ा रहे हो, क्लास में होंगे, बच्चे के साथ होंगे, तो इस बात को आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा कि ये बच्चा, इसका मैं गुरु हूँ, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ यह आज इसका जीवन, इसी से पूरा आगे का जीवन इसका तैयार होगा। और जो इसके दिमाग में बैठा रहा हूँ वही आगे चल के देश के, राष्ट्र में या समाज के स्तर पर वही आगे लेकर के बढ़ेगा, वही आगे बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कुछ अलग से कर देगा। जो एक बार दिमाग में बैठ गया उसको निकाल नहीं सकते। कभी कभी भय ऐसा होता है, एक बार अगर किसी बच्चे को भय पैदा कर दिया जाए कि शेर ये होता है, इससे डर लगनी चाहिए। अब अगर किसी खाल पढ़ा दीजिए शेर की, तभी डरने लगेगा। लेकिन अगर उसको भय न हो कि नहीं इससे डर की जरूरत, तो सामने आ जाएगा, तभी बड़ी निर्भीकता से उसका सामना करेगा, उसको फेस करेगा कि नहीं हम इससे भी लड़ेंगे। तो हमको इसकी जरूरत है कि हम उसको फेस करें, जो चीजें आए उसको हम सामना करें, उसको संघर्ष करें उसके साथ। जब तक बच्चों में संघर्ष का जज्बा नहीं होगा, जब तक उनमें यह उत्साह नहीं होगा, उनके अंदर जब तक यह दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हमको कुछ कर गुजरना है, तब तक बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। समय कंपटीशन का है। आप 4 घंटे आपका बच्चा पढ़ता, दूसरा 6 घंटे पढ़ता है, आपका 6 घंटे पढ़ता, 8 घंटे। आपको उस पे जाना होगा, आपको लाइन ऑफ एक्शन तय करना होगा कि जहां देश का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, मेरा भी बच्चा वहीं पढ़ेगा, उतना ही पढ़ेगा, तब हम उसको कंपटीशन कर पाएंगे, तब मेरी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। कि जितने भी आपके आज की डेट में बड़े पदों पर हैं, राजनीति का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, ये आपके यूपी बोर्ड और प्राइमरी के पढ़े हुए बच्चे मैक्सिमम उसमें आज भी दिखलाई पड़ते हैं, जो पीढ़ी उस पीढ़ी के हैं। तो इसलिए नहीं कि उनमें संघर्ष करने की क्षमता थी। आज भी यूपी बोर्ड का बच्चा जितना संघर्ष कर सकता है, दावे के साथ कहता हूं कि दूसरे बोर्ड का बच्चा संघर्ष नहीं करता। इसलिए संघर्ष करने की आदत होती है उसमें, शुरू से संघर्ष करने की आदत डाली जाती है। ये संघर्ष करने की जो क्षमता है बहुत अपार क्षमता होती है, हम लोग कम आते हैं। इस पे कई बार हम लोगों ने इस पे बहुत मंथन किया, सोचा कि बच्चे में जितनी क्षमता होती है, अपार क्षमता, उसका आकलन सही से नहीं कर पाते। इतना संघर्ष करने की क्षमता है। एक बच्चे को हम क्या बना सकते हैं ये आप सोच नहीं सकते हैं, केवल आपको उसमें लगने की जरूरत होती है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है। स्कूल में कितने होता है? 6 घंटे, 8 घंटे, शेष 18 घंटे बच्चा कहाँ होता है? घर में होता है। हमने 6 घंटे पढ़ाया, 18 घंटे हमने उसको कहा कि ना साहब चलो दूसरा काम देखो, क्या उससे क्या उस 18 घंटे को भी हमको देना होगा। अगर उसको बहुत बड़ा बनाना है तो उस 18 घंटे का भी उपयोग करना होगा, सिखाना होगा कि नहीं 18 घंटे कैसे उपयोग करें। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि केवल यह नहीं है कि बच्चा पढ़ के आया उसको हमने कह दिया, उसकी जिम्मेदारी है हमारी। हम कोई जरूरी नहीं कि हम फिजिक्स जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, मैथ जानते हैं, लेकिन यह तो पूछ सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, किताब में क्या पढ़ाया गया, गुरुजी ने क्या पढ़ाया, इसको तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं। यह भी नहीं हम पूछते हैं। मुझे लगता है कि जैसे बच्चा आया, बैग रखा, खाना दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, कॉलेज की जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए।
अगर आपको पूरी उसको बहुत बड़ा और सफल बनाना है, जीवन में आगे बढ़ाना है, तो उसको आपको भी समय देना होगा। इसका कोई मतलब नहीं हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच है कि हम बच्चे के साथ अच्छा करेंगे, हम अच्छा करेंगे, उसके साथ हमको संवाद करने की जरूरत है। बच्चों को मैं बताऊं, कई बार हमारे यहाँ हेल्पलाइन होती है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होगी, 22 फरवरी से परीक्षा हेल्पलाइन लगते हैं। बच्चा उस हाथ में जा रहा है मानसिक पीड़ा में, इसलिए रखते हैं कि उसको समझाने में आप घबराओ नहीं। आप एक बात देखिए, पहले हम लोग भी पढ़ते थे तो गार्जियन ज्यादा ये नहीं कहते थे कितना नंबर मिल गया। आज तो सबसे बड़ा विषय है इस समय, जो सबसे बड़ी परेशानी का विषय है, साल भर हम नहीं पूछते बच्चे से कि आपने क्या पढ़ा। जब रिजल्ट आता है हाथ में तो सबसे पहले वहीं से कभी कभी उसको कान खींचते हुए ले जाते हैं कि आपने क्यों कम नंबर पाए, क्यों कम नंबर मिला आपको कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमको कितना पॉजिटिव होना है। आपने कम नंबर पाया, मैं आपको बताऊं कि मैं पॉजिटिव होना है, क्यों सोचते हैं। एक परीक्षा से किसी का भाग्य नहीं तय हो सकता। एक परीक्षा में अगर बच्चा कम पाया तो तय नहीं हो सकता खराब करेगा। हमको कहने की जरूरत है कि एक परीक्षा में खराब हुआ, अगली परीक्षा में और अच्छा करेंगे। आप इस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तब बच्चा आपका काम करेगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ हमको काम करना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। पहले ही झड़के हम कह देते कि आपको बहुत खराब नंबर, अरे तुम क्या कर रहे हो। हमको ये कहने की जरूरत है आपने अच्छा किया और आगे अच्छा करेंगे। जब ये बात कहते हैं तो बच्चे को लगता है कि नहीं ठीक है, हमको और अच्छा करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बच्चा आपका घर से निकल रहा है, कम से कम दो अच्छे शब्द कह सकते हैं, बेटा जाओ बहुत अच्छा करोगे। मैं पूछता हूँ आपसे, कितने लोग अपने बच्चे को जब स्कूल जाने लगता है ये पूछ लेते बेटा जाओ बहुत अच्छा करोगे? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। फिर हम सोचते हैं आए तो सबसे बड़ा काम वो करके चलाए। हमारे पास इतना तो शब्द है, बेटा तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम पढ़ो, मेहनत से पढ़ो और तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सर पे हाथ रख कर जब आप कहते हैं, बच्चा जब घर से निकलता पूरे उत्साह से लबरेज होकर के निकलता है और पूरे मन से पढ़ाई करता है। ये कहने की जरूरत